तो ये सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का पहला पेपर करने के बाद ये सेकंड एग्जाम है जो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ पीएससी का प्रीलिम्स का पहला पेपर हम लोग 2003 वाला किए। ये एसीएफ का पेपर है। किसका पेपर है? एसीएफ का पेपर। एसीएफ का पेपर भी कुछ क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। ठीक, तो मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा कब हुई थी? 1948 में। ठीक, भारत में मानवाधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है? द आंसर इज 1993। एनएचआरसी बनता है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक, जिसका अध्यक्ष चीफ जस्टिस का कोई रिटायर्ड क्या हो सकता है? जज ही हो सकता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव, इसको छोड़ दो। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर जो है यूएनएससी में होते हैं? टोटल 15, जिसमें से 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी, और 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी। 5 जो है इनके पास वीटो पावर होता है, इनको P5 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए P5। कौन कौन है? चाइना है, रशिया है, यूके है, यूएसए है और फ्रांस है। और कौन है? बोलिए फ्रांस। निम्न में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रीय सहयोग संगठन नहीं है? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एसोसिएशन नहीं है? तो दक्षेश का मतलब अंग्रेजी में होता है सार्क, इसको ऐसे लिखते हैं आसियान, इसको यूरोपियन यूनियन, ये है नेटो। तो नेटो जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक संगठन है। कैसा संगठन है? सैनिक। द आंसर विल बी नेटो। द आंसर विल बी नेटो। हालांकि इस तरीके के सवाल आजकल हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, ये पुराना बात हो गया। ठीक, अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है? एससी और एसटी वर्गों के लिए लोकसभा में आर्टिकल नंबर 330, विधानसभा में आर्टिकल नंबर 332 के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। ठीक, भारत में संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किस संबंध का प्रावधान देती है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशंस ऑफ सीट इन राज्यसभा, उसके बारे में बात करता है। ठीक, यहां तक कल कर चुके थे हम लोग। 1985 में संसद द्वारा पारित दल बदल अधिनियम कानून को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो दल बदल क्योंकि पहले से नहीं था तो इसको इंक्लूड करने के लिए एक सूची को अनुसूची को ऐड किया गया, उसको बोला गया 10वीं अनुसूची। इसको क्या बोला गया? बोलिए 10वीं अनुसूची। तो 10th शेड्यूल ने एकोमोडेट किया किसको? 10th शेड्यूल ने एकोमोडेट किया किसको? दल बदल अधिनियम को, एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985। 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985। चलिए, ये रेलेवेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। कोयले का उत्पादन कहाँ होता है उसको छोड़ें। ठीक, निम्नलिखित में से किसका संबंध अंतरिक्ष यात्रा से है? तो आंसर होगा कल्पना चावला। वैट क्या है? कर है, तो कराधान, कराधान को अंग्रेजी में बोला जाता है टैक्सेशन। ठीक, वैट इज अ टैक्स, वाज अ टैक्स, इट वाज इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब जीएसटी लागू हुआ तो वैट और एक्साइज जैसे टैक्स जो हैं वो जीएसटी में समाहित हो गए। वैट और एक्साइज जैसे टैक्स को किसने कवर कर लिया? आपका जीएसटी ने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो आपका वैट जो था ये कराधान था, कराधान। कराधान को अंग्रेजी में बोला जाता है टैक्सेशन। क्या बोला जाता है? बोलिए टैक्सेशन। सो वैट का संबंध किससे है बोलेगा तो बोलना कराधान। ट्राई का संबंध किससे है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, ट्राई। ठीक, तो ट्राई की स्थापना हो रही है 1997 में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम से संबंधित नियमों को, रूल्स को अधिनियमित करने का, रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है, दैट बॉडी इज नोन एज ट्राई। ठीक, शेयर बाजार से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, इसका नाम है सेबी। ये बनाया गया 1988 में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर बाजार का विनियामक संस्था, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? द आंसर विल बी आपका सेबी। ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है सीजीपीएससी का एट टाइम्स। ठीक, तो ट्राई का स्थापना वर्ष हो जाएगा 1997।
ट्राई किसको रेगुलेट करता है? टेलीकॉम सेक्टर को। फुल फॉर्म क्या है ट्राई का? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी क्या करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट्स द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द एक्सचेंजेस इन द शेयर मार्केट। कौन सा मार्केट बोलिए? शेयर मार्केट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने करंट अफेयर्स को नहीं करा रहा हूं, किसी काम का नहीं है। हम लोगों ने मॉन्सेंटो डिस्कस कर लिया था, मॉन्सेंटो डिस्कस कर लिया था ना। मॉन्सेंटो क्या है? व्हाट इज मॉन्सेंटो? मॉन्सेंटो एक एमएनसी है, ठीक, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर काम करती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जो जेनेटिक्स है प्रत्येक एक वस्तु का, जीवित वस्तुओं का एक अपना एक जीन होता है। उस जीन कोड पे कुछ प्रकार के बदलाव करके वो फसलों को कीड़ा लगने से और उनका प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती है। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन का काम करती है। काहे का काम करती है बोलिए? काहे का काम करती है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन का काम करती है। भारत जब ये कंपनी आती है तो महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लस आपका मॉन्सेंटो एक कंपनी बनती है। इस कंपनी का नाम रखा गया था महाइको। क्या नाम रखा गया था बोलिए? महाइको। ठीक, और इस कंपनी ने साथ मिलकर के जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, दैट क्रॉप वाज कॉटन, और जो बना उसका नाम था बीटी कॉटन। क्या नाम था बोलिए? बीटी कॉटन। कॉटन में कई प्रकार की बीमारियां लगती थी। इस कंपनी का कहना था कि जब इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा तो उस प्रकार की बीमारियों से कॉटन की फसल बच जाएगी, जिससे किसानों को नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। काफी हद तक बात ये ठीक भी हुई, लोगों को फायदा भी हुआ। लेकिन अब ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन ब्रिंजल की तरफ बढ़ा। किसकी तरफ बढ़ा बोलिए? ब्रिंजल का मतलब होता है भाटा। ठीक, भारत में 350 से ज्यादा प्रकार के ब्रिंजल्स होते हैं। तो जब बीटी ब्रिंजल मार्केट में आने की बात हुई 2005 से लेकर के 2010 के बीच में, तो बवाल मच गया। बवाल इसलिए मच गया क्योंकि कोई भी जो, अगर आप भट्टे को देखोगे तो भट्टा बेसिकली एक फल है। फल कहां से आता है? फूल से आता है। फूल पौधे का है। अब पूरे भारत में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कई प्रकार की भाटे की प्रजातियां हैं। जब किसान को ये लगेगा कि बीटी ब्रिंजल जो है वो कीड़ा मुक्त है, क्योंकि बैंगन की फसल में बहुत ज्यादा कीड़े की समस्या आती है, तो जब ये पता चले जाएगा कि ये बीटी ब्रिंजल जो है इसमें कीड़ा नहीं लगता, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किसान किधर मूव कर जाएगा? बीटी ब्रिंजल की तरफ। क्या उगाने लगेगा ज्यादा? बीटी एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस, उसको बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस, जो कई प्रकार की आनुवांशिक, कई प्रकार की बीमारियों से फसल को क्या करता है? बचा लेता है। तो नुकसान किसान को क्या होता है? कम होता है। कॉटन खाने की फसल नहीं थी, ठीक, फिर भी इसका भी विरोध हुआ था। विरोध पर्यावरणीय खतरों के कारण कि ये डाइवर्सिटी को खत्म करेगा। लेकिन भारत में एक लिमिटेड क्षेत्र में ही कॉटन होता है, इसलिए वो रिस्क को उठाया गया, और ये कैश क्रॉप है इसलिए उस रिस्क को क्या किया गया? उठाया गया। जब बीटी ब्रिंजल की बात आई तो ब्रिंजल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर राज्य में भटा होता है, और हर राज्य की बायोडाइवर्सिटी उस भाटे के फल, पौधे और फूल पे डिपेंड करती है कि एक छोटा सा कीड़ा जो उससे पे डिपेंड होकर के अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम चला रहा होगा, अचानक से जब एक नया भट्टा आ जाएगा जो कि उस कीड़े को या उस इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग तरीके से डील करेगा, तो धीरे 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 ये इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं क्या कर देगा? प्रभावित करेगा, नेगेटिवली हैमर करेगा। इसलिए बीटी ब्रिंजल का एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बावजूद जब पर्यावरण का विरोध हुआ तो इसको लॉन्च नहीं करने दिया गया, और उसके बाद एक संस्था बनी, उसका नाम रखा गया GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन इसको बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अधीन इसको बनाया गया, पर्यावरण के अधीन इसको बनाया गया। इसका काम ये था कि जब कभी भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला कोई मामला आएगा तो उसके प्लस माइनस का असेसमेंट करके ये कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस कमेटी ने बीटी ब्रिंजल के खिलाफ रिपोर्ट दिया और बीटी ब्रिंजल भारत में लॉन्च
नहीं हो पाया। बीटी ब्रिंजल मतलब बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस वाला ब्रिंजल या जेनेटिक मॉडिफाइड ब्रिंजल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल। व्हाट इज जीईएसी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। क्या काम करेगी? टर्मिनेटर बीज जो होंगे, इन बीजों को क्या कहा जाता है बोलिए? टर्मिनेटर बीजों का ये लोग आकलन करेंगे कि इससे कहीं कोई नुकसान तो नहीं है। लिखिए, मॉन्सेंटो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मॉन्सेंटो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो मॉन्सेंटो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पे काम करती है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पे काम करती है। भारत में बीटी कॉटन पर किया गया प्रयोग सफल रहा। भारत में, मैं इसका पूरा 360 डिग्री अप्रोच आपको लिखवा दे रहा हूं, ठीक। भारत में बीटी कॉटन पर किया गया प्रयोग सफल रहा, पर बीटी ब्रिंजल का विरोध हुआ। बीटी ब्रिंजल का विरोध हुआ क्योंकि इससे भारत की बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि इससे भारत की बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो सकता था। इस कंट्रोवर्सी के बीच केंद्र सरकार ने, ये बहुत पुरानी बात है, 2009-10 की बात, इस कंट्रोवर्सी के बीच केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई जिसका नाम था जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसका नाम था जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जब कभी भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के केसेस आएंगे या इवेंट्स आएंगे, इस समिति को उचित अनुचित पर रिपोर्ट देनी होगी। इस समिति को उचित अनुचित पर रिपोर्ट देनी होगी। इस समिति को उचित अनुचित पर रिपोर्ट देनी होगी, जिसके अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। जिसके अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल नहीं दिया गया। बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल नहीं दिया गया। जंपिंग जीन का सिद्धांत देने वाली साइंटिस्ट का नाम था बारबरा मैकलिंटॉफ। कल पढ़ा दिया है आपको। इसमें 3-4 नाम और साइंटिस्ट का दिया हुआ है। ग्रेगर मेंडल का नाम दिया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? तो ग्रेगर मेंडल, ठीक। और क्या क्या नाम दिए हुए हैं यहाँ पर? एक नाम दिया है बारबरा मैकलिंटॉफ, तो 1940 में इन्होंने जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया। उसके बाद नाम दिया है वॉटसन एंड क्रीक। सो द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए की द्विकुंडली संरचना को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका? वॉटसन एंड क्रीक। और इसी क्रम में एक और नाम आपको लिखाया था, ह्यूगो डी वेरिस। क्या नाम लिखवाया था? ह्यूगो डी वेरिस, द फादर ऑफ म्यूटेशन। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। किसको? ह्यूगो डी वेरिस को। ह्यूगो डी वेरिस को, ठीक। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व हो जाता है? द आंसर इज आपका केचुआ। केचुआ समझते हो ना? अर्थवर्म को बोलेंगे क्या? ठीक। अर्थवर्म के हीमोग्लोबिन में जीव द्रव्य जो है वो क्या हो जाता है? जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। लिख लीजिए, अर्थवर्म के जीव द्रव्य में, अर्थवर्म के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व हो जाता है। अर्थवर्म के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व हो जाता है। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, बाद में बता दूंगा, ठीक। अर्थवर्म के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व हो जाता है। जस्ट राइट इट एज अ फैक्ट, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, मनुष्य के मुंह से स्रावित होने वाला लार किस चीज को पचाने में सहायक होता है? ठीक। तो जब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, कभी भी सवाल को जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं,
तो एक सवाल के तौर पे नहीं देखना है, उसको देखना है एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं कि जो लार है या सलाइवा है, ये सलाइवा का सिक्रेशन जो है वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये स्टार्ट होता है आपका माउथ से, या इसको स्टार्च भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है बोलिए? स्टार्च। तो स्टार्च का जो पाचन होता है वो कहां से चालू होता है? मुख से। मुख में जो आपका सिक्रेशन होता है वो होता है लार का, उसमें जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं टाउलिन या टाइलिन। क्या बोलते हैं बोलिए? टाउलिन या टाइलिन, जो मुंह से ही पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। और मुंह में किस चीज का पाचन होता है? द आंसर इज आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन मैंने दिया तो आंसर होगा स्टार्च। आंसर क्या होगा बोलिए? स्टार्च। तो हम जब कभी भी फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमको क्या क्या न्यूट्रिशन जो है वो काम में आता है? तो एक तो मेजर हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के अलावा आपके खाने में और क्या चीज होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? विटामिन होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए? फैट्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मिनरल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बोलिए? मिनरल्स। ठीक, तो इतने प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है पूरे शरीर को, जिसमें से कि भोजन के माध्यम से हमको ये सारी चीजें प्राप्त होती है। ठीक, और जो शरीर में जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन करने के बाद शरीर अपने आवश्यकता अनुसार जिन चीजों की आवश्यकता है उसको जोड़ता है। तो पहले भोजन को तोड़ना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ठीक, फिर भोजन से प्राप्त चीजों को जोड़ करके एक नया कंपाउंड बनाना, दैट इज आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म को कंबाइंड हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक हम लोग बोलते रहते हैं, बट है क्या? भोजन को तोड़ना, और टूट जाने के बाद जब सब चीज स्वतंत्र मिल जाता है, हाइड्रोजन अलग मिल जाता है, ऑक्सीजन अलग मिल जाता है, नाइट्रोजन अलग मिल जाता है ना, तब उसमें से जो रिक्वायर्ड है बॉडी को, उसको जोड़ करके नया कंपाउंड को एक्सेप्ट करना, ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें पाचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेशन। तो जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे तो इसका जो पाचन है वो कहां से चालू होगा? मुख से चालू होगा। ठीक, स्टार्च लिखेगा तो भी, कार्बोहाइड्रेट लिखेगा तो भी, और जिस एंजाइम की वजह से ये पाचन शुरू होता है इसको बोलते हैं टाइलिन या टालुइन। क्या बोलते हैं बोलिए? टाइलिन या टालुइन बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है? ये सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा का मतलब क्या होता है? आपका लार होता है। क्या होता है बोलिए? लार। ठीक, इसलिए बोला जाता है कि भोजन को धीरे 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 खाओ। जितना धीरे खाओगे उतना ज्यादा लार का क्या होगा? सिक्रेशन होगा। जितना ज्यादा सिक्रेशन होगा उतना पाचन में मदद करेगा। पानी कम पियो या पानी मत पियो खाने के दौरान। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पानी अगर आप पियोगे तो जो टाइलिन है वो टाइलिन डाइल्यूट हो जाएगा। टाइलिन के डाइल्यूट होने से जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुख में शुरू होना था वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बोलिए? कमजोर। तो मुंह से पाचन की शुरुआत होती है। इसको अंग्रेजी के लिटरल मीनिंग में बोला या शब्दों में बोला जाता है बकल कैविटी। क्या बोला जाता है बोलिए? ठीक, तो लार जो है वो किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन ने दिया तो ऑप्शन देगा स्टार्च को। ऑप्शन क्या देगा आपका? स्टार्च। ना आंसर इज आपका यहाँ पर क्या है? ठीक, ना प्रोटीन, ना फैट, ना विटामिन। ठीक, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है बोलिए? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसका नाम है? विटामिन B12। इसमें क्या पाया जाता है? आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, ये क्या है? आपका विटामिन है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। शाबाश। विटामिन, इनको बोला जाता है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट आर विटामिन बोलेगा तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है तो बोलो ना। तो बोलने में क्या तकलीफ हो रहा है? विटामिन आर, है ना, जैविक यौगिक नहीं, इसको क्या बोलते हैं बोलिए? कार्बनिक यौगिक। अब विटामिन ना ब्रॉडली दो कैटेगरी के होते हैं। एक को बोलते हैं फैट सॉल्युबल
और एक को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक, एक को बोलते हैं फैट सॉल्युबल और एक को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। इसका मतलब होगा वसा में घुलनशील और इसका मतलब होगा जल में घुलनशील। तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है धुंधला धुंधला? तो 6 प्रकार कैसे बोले तुम लोग? कैसे 6 विटामिन है बता दो। मैं कितने प्रकार के होते हैं बोला? क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन 2 ही प्रकार से होता है बेटा, इधर दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन फैट और कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर वाला क्या है? BCP, P एंड C नहीं पढ़ाया हूं, BCP। ठीक, और फैट सॉल्युबल क्या है? ADEK आर फैट सॉल्युबल एंड BCP आर वाटर सॉल्युबल। कैसा कॉम्बिनेशन पूछता है एग्जामिनर? यहां से उठाएगा 3 और बोलेगा इनमें से कौन सा एक फैट सॉल्युबल नहीं है, और वहां से डाल देगा विटामिन C। तो वो कौन सा सॉल्युबल हो गया आपका? वो कौन सा हो गया आपका? वाटर सॉल्युबल। ठीक, विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है बोलिए? रेटिनॉल। ठीक, विटामिन A के बाद विटामिन B का पूरा सीरीज होता है, B1 से लेकर के B12 तक। इसी B12 का नाम आपको पूछा है साइनोकोबालामिन, आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन आपका। ठीक, विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है बोलिए? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का नाम क्या है बोलिए? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D विच इज ऑल्सो अ हार्मोन, ये एक हार्मोन भी है, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं बोलिए? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन E इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं बोलिए? टोकोफेरॉल। ठीक, विटामिन K रक्त का थक्का जमाता है, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं बोलो? फाइलोक्विनोन। ठीक, ये सब एग्जाम में आता है। B1 से लेके B12 के बीच का भी आपको याद करना पड़ेगा, अभी फिलहाल B12 को आप याद रखो। ठीक, और बाकी सब विटामिन का नाम याद रखेंगे। ठीक, विटामिन A का नाम बोलो रेटिनॉल, विटामिन B का पूरा सीरीज है, विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फलों में पाया जाता है ना विटामिन C? किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। खट्टा का मतलब एसिड, तो याद रखना विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए क्या नाम है उसका? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D धूप की उपस्थिति में त्वचा बनाती है शरीर में, ये एक हार्मोन भी है, इसका नाम क्या है आपका? कैल्सीफेरॉल। डी के पहले आने वाला अल्फाबेट है C, और उससे याद रखना विटामिन डी के पहले आता है C से आता है कैल्सीफेरॉल। अब आता है विटामिन E, ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी पार्लर वाले इसको यूज भी करते हैं चेहरे को चमकाने के लिए। विटामिन E, टोकोफेरॉल। क्या नाम है इसका बोलिए? टोकोफेरॉल। विटामिन K रक्त का थक्का जमाता है, इसका नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है बोलिए? फाइलोक्विनोन। तो आपको 5-6 विटामिन का नाम याद रखना है। सबसे पहले विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B का पूरा सीरीज है, B12 को अभी सीधे याद करो, दैट इज आपका साइनोकोबालामिन। उसके बाद में याद करो विटामिन C खट्टे फल, खट्टा मतलब एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखो, दिमाग में जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, विटामिन D हार्मोन भी है, धूप की उपस्थिति में इंसान की स्किन बनाती है। विटामिन D के अल्फाबेट के पहले आता है C से याद रखो कैल्सीफेरॉल। विटामिन E इट्स अ ब्यूटी विटामिन, E का नाम है टोकोफेरॉल। ठीक, E को याद कैसे कराया? ब्यूटी पार्लर में यूज किया जाता है। तो कोई लड़की अगर बहुत ब्यूटी पार्लर जाएगी तो उसकी मम्मी रोकेगी कितना, तो लड़की बोलेगी कितना टोक रहे हो, तो टोको से क्या हो गया? टोकोफेरॉल। विटामिन E इज नोन फॉर ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी से याद रखना ब्यूटी पार्लर, और वहीं से याद रखना टोकेगा कोई ना कोई, तो टोकना मतलब हो गया टोकोफेरॉल। याद रखने का चीज है भैया। ठीक, विटामिन K थक्का जमाता है, थक्का मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसका नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या नाम है बोलिए? फाइलोक्विनोन। ठीक, इतना याद रखना। और क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन 2 कैटेगरी का, एक है फैट सॉल्युबल, एक क्या है आपका? वाटर सॉल्युबल। ठीक, चलिए, तो विटामिन के निम्न में से किस विटामिन को में कोबाल्ट पाया जाता है? द आंसर इज आपका विटामिन B12। द आंसर इज आपका विटामिन B12। जो आपको भी पढ़ाया सब आ जाएगा अभी देखना।
मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन करता है पैंक्रियास करता है। कौन करता है बोलिए? पैंक्रियास। पैंक्रियास को हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। पैंक्रियास को हिंदी में बोला जाता है आपका अग्नाशय। इंसुलिन क्या करता है शरीर में? एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करता है और सेल में स्टोर करता है, ताकि जब बाद में जरूरत पड़े तो उसको डीग्लाइकोजिनेसिस करके फिर से आपको ऊर्जा उपलब्ध करवाया जा सके। मान लो आप 10 केला खाने का कैपेसिटी नहीं है, 4 केला खा करके 4 केला पचा सकते हो, खा दिए 10 केला और आपका ठीक ठाक सिक्रेशन इंसुलिन का चल रहा है, तो 4 केला बॉडी में यूज हो गया, 6 केला का अतिरिक्त ग्लूकोज ब्लड में जा सकता था, उसको इंसुलिन रोकेगा और उसको सेल में क्या करेगा? स्टोर करेगा, ग्लाइकोजिनेसिस करेगा, ठीक, और उसको ग्लाइकोजिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जब फिर आपको 2 घंटे के बाद में फिर एनर्जी की आवश्यकता है, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर से डीग्लाइकोजिनेसिस करके उस ग्लाइकोजिन को वापस ग्लूकोज में बदल करके ब्लड में क्या करेगा? उपलब्ध करा देगा। बात समझ में आया? तो ये सिक्रेशन पैंक्रियाज नाम का एक अंग करता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। ठीक, अगर पैंक्रियाज में दिक्कत है तो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन में क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा। और अगर इंसुलिन के सिक्रेशन में प्रॉब्लम आया, मतलब आपने 10 केला खाया, तो 10 केला का पूरा ग्लूकोज नॉट ग्लाइकोजिन वो आपके ब्लड में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा, और ब्लड का शुगर का लेवल क्या आ जाएगा? हाई आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर समझ में आया? कैसे शुगर बीमारी होता है समझ में आया? ठीक, तो पैंक्रियाज अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा तो क्या हो सकता है? शुगर की बीमारी होगी आपको। ठीक, विटामिन क्या है? अभी पढ़ाया आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो आया है सवाल, जैविक यौगिक अभी पढ़ाया था ना, कार्बनिक बोल दिया था, सॉरी ये जैविक यौगिक है, सॉरी क्या है बोलिए? जैविक यौगिक। जैविक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्लासिफिकेशन है? वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ठीक, चलिए, सो विटामिन क्या है बोलिए? जैविक यौगिक। अंग्रेजी में क्या बोलोगे आप इसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे आप इसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हो गया क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य उपजाऊ मिट्टी जिसमें सामान्य फसलें ली जा सकती हैं का पीएच मूल्य कितना होना चाहिए? इसको बफर स्टेट बोलते हैं, 6 से 7 के बीच को। किसके बीच को बोलिए? 6 से 7 के बीच को। जो आपका पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल होता है 0 से आपका 7 और 7 से लेकर के 14। ठीक, 0 से 7 जो होता है ये प्रॉपर्टी कैसी होती है इसकी? एसिडिक। ठीक, और इस तरफ क्या होती है आपकी? बेसिक। इस तरफ क्या होती है बोलिए? बेसिक। तो एक नॉर्मल फसल को अच्छी मिट्टी में स्लाइटली उसको एसिडिक होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा वो किसको टच कर रहा है? 7 के स्केल को, तो लगभग इसको बफर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलिए? ट्रांजिट कर रहा है, किधर कर रहा है? एसिड टू कहां जा रहा है? न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली क्या होना चाहिए उसको? एसिडिक। तिब्बत के पठार की समुद्र से सामान्य ऊंचाई क्लास में पढ़ाया हूं, 5 किलोमीटर है। ज्योग्राफी की क्लास में आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूं मैं, तो बोलते क्यों नहीं हो? 5 किलोमीटर है ना। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई में आपको पढ़ाया हूं कि नहीं क्लास में? कितना पढ़ाया हूं? 5 किलोमीटर है ऑप्शन में। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा, मृदा का मतलब होता है सॉइल, का प्रकार लौह तत्व आयरन कंपाउंड की अधिकता के कारण अनउर्वर, अनउर्वर मतलब लेस फर्टाइल होता जा रहा है, तो लेटेराइट सॉइल। कौन सा सॉइल बोलिए? ये आप लोगों को टेस्ट में भी दिया हूं पेपर में। ठीक, एग्जाम वो लोग को देखते हो ना, सिविल वाला जो पेपर होता है उसको देखते हो कि नहीं देखते हो? लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल वो सॉइल है जिसमें लौह तत्व या आयरन कंपाउंड की अधिकता के कारण उसका जो फर्टिलिटी है या जो उत्पादन की क्षमता या प्रोडक्टिविटी कहें वो क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक, वो क्या हो गया बोलिए? कम। तो लेटेराइट सॉइल का यूज क्या होता है? कंस्ट्रक्शन के पर्पस में यूज होता है। कहाँ यूज होता है बोलिए? कंस्ट्रक्शन और बागवानी फसलों में यूज होता है। काजू का पेड़, कॉफी लगाना, कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, ये सब में जो है लेटेराइट सॉइल के एरिया में ये सब फसलें जो होती हैं वो सफल मानी जाती हैं। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज,
ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14। कोफे पैसा जो है ये तस्करी और विदेशी मुद्रा के छल को रोकने के लिए छोड़ दो, काम का नहीं है अभी। निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों के पुनरीक्षण के लिए, इवैल्यूएशन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? बता दो। द आंसर इज आपका सरकारी आयोग। द आंसर इज आपका सरकारी आयोग। क्या जानते हो उसके बारे में? 1983। अब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए 3 कमेटी आपको याद रखना है। 1970 में बना राजमन्नार कमेटी, 1983 में बना हुआ सरकारी आयोग और 2007 में बना मदन मोहन पुंछी आयोग। क्या नाम है बोलिए? मदन मोहन पुंछी आयोग। ठीक, अब यहां देखिए इसके ए बी सी डी में से जो ए ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। बट ऑप्शन ए में जो आयोग दिया है, इस आयोग का इंपॉर्टेंस है, इसका नाम है संथानम आयोग। कौन सा आयोग बोलिए? संथानम आयोग। ये 1964 में बना था। कब बना था बोलिए? 1964। और इसकी सलाह पे सीवीसी बनाया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक, संथानम आयोग की सिफारिश पर बना था सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में संथानम कमेटी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमेशा विपक्ष का ही कोई नेता होता है। वो कब का पेपर है वो याद नहीं है, लेकिन अभी विपक्ष का कोई नेता ही होगा। संसद की प्राक्कलन समिति में, एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? पहला तो ये जानना, जितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, पार्लियामेंट की प्राक्कलन समिति जो बोल रहा है इसका मतलब होता है एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। एंड दिस कमिटी इज द लार्जेस्ट कमिटी एज पर द नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं बोलिए? 30। ऑल फ्रॉम लोकसभा। ठीक, भारत की संसद की विभिन्न प्रकार की कमेटियां होती हैं, जिनमें से एक प्रकार होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कमिटीज। उसमें 3 कमेटियां हैं। एक का नाम है एस्टिमेट कमेटी, एक का नाम है पीएसी, एक का नाम पीएसी और तीसरे का नाम क्या है आपका? कोपू। तीसरे का नाम क्या है बोलिए? कोपू। पहला एस्टिमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी। सारे के सारे मेंबर्स कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। दूसरा कमेटी पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है किसको जाती है? पीएसी के चेयरमैन को। 1967 से परंपरा है कि भारत में विपक्ष का ही कोई नेता पीएसी का क्या बनता है? चेयरमैन। कल का अटेंडेंस शीट ला करके चेक कराना है। ठीक, और 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। इस प्रकार पीएसी में कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या होती है 22। लास्ट वाला कमेटी का नाम है कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 7 सदस्य होते हैं कहां से? राज्यसभा से। ठीक है, तीनों प्रकार की कमेटी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे जो बड़ी कमेटी है दैट इज आपका एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी। ठीक, समग्र क्रांति और पार्टीलेस डेमोक्रेसी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी का नारा देने वाले थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे बोलिए? जयप्रकाश नारायण। समग्र क्रांति का नारा देने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक, इनको लोग लोकनायक बोलते थे और इन्होंने सर्वोदयी क्रांति का नारा दिया था। सर्वोदय। ठीक, 1950 के आसपास। तो इसको थोड़ा सा नोट करो। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे। जयप्रकाश नारायण जो लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। जयप्रकाश नारायण जो लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ने सर्वोदयी क्रांति, समग्र क्रांति, सर्वोदयी क्रांति, अटेंडेंस लोगों को पहले मार्क करा ले और देख ले कौन नहीं आया है। सर्वोदयी क्रांति, समग्र क्रांति का नारा दिया। सर्वोदयी क्रांति, समग्र क्रांति का नारा दिया। ये आज का है। ठीक, ये कल वाला है। ठीक है, कोई एब्सेंट नहीं है ना? ठीक, लिखो जयप्रकाश नारायण ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दलहीन लोकतंत्र का भी नारा दिया। पार्टीलेस डेमोक्रेसी या दलहीन लोकतंत्र का भी नारा दिया।
लिखिए 1978 में 1978 में इनके नेतृत्व में ही जनता पार्टी बनी। 1978 में इनके नेतृत्व में ही जनता पार्टी बनी, चुनाव में जीती और मोरारजी देसाई उस सरकार के प्रधानमंत्री बने। और मोरारजी देसाई उस सरकार के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई उस सरकार के प्रधानमंत्री बने। हो गया इतना? लिखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल में कैद थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल में कैद थे, जहां से निकलकर उन्होंने आजाद दस्ता नामक एक दल बनाया था। जहां से निकलकर उन्होंने आजाद दस्ता नामक एक दल बनाया था। आजाद दस्ता नामक एक दल बनाया था। हो गया इतना? चलिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था? एंग्लो इंडियन को कर सकता था। अब ये प्रोविजन क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंग्रेजी में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, की नियुक्ति कौन करता है? कोई भी केंद्रीय नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। सीएजी का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सीएजी इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 149। और लोक वित्त का प्रहरी किसे कहा जाता है? अधिकारी पूछेगा तो आंसर आएगा सीएजी। और अगर आपको कमेटी पूछेगा तो 2 कमेटी का नाम लेना है, एक एस्टिमेट कमेटी का, एक पीएसी का। पीएसी प्लस एस्टिमेट कमेटी को एक साथ मिला करके भी बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। क्या बोला जाता है? बोलिए, प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। क्लियर है इतना? भारत के संविधान में देखो कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, ये असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो 2003 का, ठीक? और पॉलिटी का क्वेश्चन देखो लाइन से चालू हो रहा है तो आपको लगातार क्या मिलेगा? पॉलिटी का क्वेश्चन, ठीक? भारत के संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? डीपीएसपी किस पार्ट में दिया गया? तो आंसर होगा पार्ट 4। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आर्टिकल का जिक्र कहां से कहां तक आएगा? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51। द आंसर इज आपका भाग 4। क्या क्या दिया है इसमें? सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की गई है। सोशल एंड इकोनॉमिकल। भारत के संविधान को, भारत के राजनीतिक तंत्र को, भारत के संविधान का कौन सा हिस्सा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है? तो आंसर आएगा 4, भाग 4। गांधीयन प्रिंसिपल कहां मिलते हैं? भाग 4। आयरिश वैल्यूज कहां मिलती हैं? भाग 4। बूट लैगिंग से क्या समझते हैं? तो शराब की तस्करी के लिए टर्म आया था बूट लैगिंग। बहुत पहले अमेरिका में शराब बंदी हुई थी और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इसमें नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने शराब बंदी की। उस शराब बंदी में मैक्सिको जो कंट्री है उसके साउथ में पड़ता है, मैक्सिको में से इलीगल जो है शराब बना करके यूएसए में भेजा जाता था। पकड़ में ना आए इसलिए जूते के डब्बों में उसको क्या किया जाता था? क्या बोलना चाहिए उसको? नहीं, भेजने को उसको स्मगलिंग की जाती थी। क्या की जाती थी? स्मगलिंग। तो जब वो पकड़ाया तो बूट लैगिंग, बूट शब्द से बन गया बूट लैगिंग, मतलब शराब की अवैध तस्करी को क्या कहा जाता है? आपका बूट लैगिंग, ठीक? तो शराब की तस्करी को क्या बोला जाता है? आंसर क्या है आपका? बूट लैगिंग। क्या नाम है? बोलिए, बूट लैगिंग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप लोगों को इकोनॉमी में अभिषेक सर पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, ठीक, पढ़ाए आप लोगों को। देखो 1952 भारत सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, इसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है?
1951 में भारत के पहले आम चुनाव हुए, 1952 में वो चुनाव कंप्लीट हुए, मतलब पहली चुनी गई सरकार 1952 में बनती है, ठीक। 1952 में फोर्ड फाउंडेशन ऑफ यूएसए, फोर्ड फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ रुपया राशि के तौर पे दिया कि आप वहां पे कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट करो और एक योजना बनाओ, तब ये पैसा हम आपकी सरकार को देंगे और आपकी सरकार इसको ग्रास रूट लेवल पे क्या करेगी, लागू करेगी। उसके लिए जो योजना बनाई गई, उस योजना का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उस योजना का नाम क्या था, बोलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यहीं से शब्द आया ब्लॉक, यहीं से शब्द क्या आया, बोलिए, ब्लॉक। और ब्लॉक स्तर पर केंद्र की योजना को सीधे लागू करने का काम जो अधिकारी करता था, इसको बोलते थे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या बोलते थे इसको, बोलिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत सरकार को पैसे दिए, भारत सरकार ने अपने माध्यम से जिलों तक, जिलों ने ब्लॉक तक पैसे को क्या किया, पहुंचाया। कब से कब तक, 1952 से लेकर के 1957 तक। तो फोर्ड फाउंडेशन ऑफ यूएसए की मदद से भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना जो कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट का काम कर रही थी, जिस योजना के माध्यम से हुआ, इसको बोला गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 से लेकर के 1957 तक ये योजना चली। अब देखो, जब कभी भी हम छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो हम 2 चीज पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉक, एक हम पढ़ते हैं तहसील, पढ़ते हैं ना, और ये लगभग बराबर होता है, ठीक। संख्या देखोगे तो लगभग क्या होता है, ये बराबर। राज्य सरकार की योजनाएं जिस स्थान पर लागू होती हैं, जहां उसका इवैल्यूएशन होता है, दैट इज तहसील। केंद्र सरकार की योजना आज भी, जहां कितना सिस्टमैटिकली उसको डिजाइन किया गया होगा, सोचो, केंद्र सरकार की योजना आज भी जिस स्तर पर लागू होकर के इवैल्यूएट होती है, इसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलिए, ब्लॉक। तो जब कभी केंद्र सरकार पता करना चाहेगी कि महासमुंद में कितने ब्लॉक हैं, तो वो पता करेगी कि मैं कहां कहां इस योजना को क्या कर सकता हूं, लागू कर सकता हूं। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार बोलेगी कि कितना तहसील है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड तहसील, इसको समझना चाहिए, ठीक। केंद्र के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के तहसीलों को वो नहीं देखेगा, केंद्र हमेशा देखेगा छत्तीसगढ़ में कितने ब्लॉक है, उस ब्लॉक में कितना फंड दिया, उस ब्लॉक ने कितना काम किया। तो ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता था, ये उस समय बहुत पावरफुल ऑफिसर होता था, जो पूरा अमाउंट डिसबर्समेंट करता था। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के माध्यम से कई सारा भ्रष्टाचार भी हुआ, कहीं कहीं पे अच्छे काम भी हुए, बट आखिरी में जब 1957 आया तो केंद्र से ब्लॉक स्तर पे पैसा भेजने की जो योजना थी, इस योजना ने कितना काम किया है, ये कितना अपने उद्देश्यों पे सफल हुई है, उसका आकलन करने के लिए गुजरात के एक पॉलिटिशियन को ये आकलन का काम दिया गया, टू इवैल्यूएट द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस पॉलिटिशियन का नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता इवैल्यूएटेड द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बलवंत राय मेहता कमेटी का पर्पस पंचायती राज की स्थापना करना तो था ही नहीं। बलवंत राय मेहता ने जो कमियां देखी कि ऊपर से जब पैसा आ रहा है तो बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी चीज के वीडियो के खाते में आ जाता है, वीडियो उसको अपने हिसाब से क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो कागज में सड़क बन गई है, ग्राउंड पे जाओगे तो सड़क नहीं बनी है। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म आपको पंचायत का 3 टियर स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को बताया कि अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई, और अगर आपको अपने उद्देश्यों में सफल संस्थान बनाना है तो आपको 3 टियर पंचायत बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 3 टियर पंचायत। तो बलवंत राय मेहता जिनको फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, इनकी कमेटी को हम पढ़ते हैं पंचायती राज की पहली कमेटी के तौर पे। एक्चुअली वो पंचायती राज की कमेटी ही नहीं थी, उस कमेटी का पर्पस था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितना काम हुआ है उसका आकलन करना। जब वो आकलन करने गए तो कई प्रकार की कमियां पाई, और उस कमी को पार करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए इन्होंने 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ
PRI पंचायती राज संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढांचा सुझाया और बताया कि यहां पर ग्राउंड लेवल पे आपको ग्राम पंचायत स्तर पे चीजों को लोगों से वेरीफाई कराना पड़ेगा। किससे वेरीफाई कराना पड़ेगा? लोगों से वेरीफाई कराना पड़ेगा, ग्राम सभा से वेरीफाई कराना पड़ेगा। फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज बलवंत राय मेहता। ठीक, बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर में, कहां पे बोलिए? राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायत की स्थापना की गई। प्रथम पंचायत का उद्घाटन हुआ बाय द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाय द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था जिसमें हमको फोर्ड फाउंडेशन ऑफ यूएसए से फंड्स की प्राप्ति हुई। सरकार ने काम भी करना चाहा लेकिन ग्रास रूट में वैसा रिजल्ट नहीं दिखा जैसा कि रिजल्ट होना चाहिए था, और वहीं से बलवंत राय मेहता को बोला गया कि इसका आकलन करो। तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में उन्होंने सुझाया कि केवल आप ब्लॉक का स्ट्रक्चर मत बदलो, ब्लॉक का स्ट्रक्चर वो सेम रहने दो, लेकिन संस्थाओं के विकास के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की क्या करनी पड़ेगी तैयारी, और उसको करना पड़ेगा। ठीक, और उत्तरदायी हिसाब से करना पड़ेगा, उत्तरदायित्व तय करना पड़ेगा कि कौन यहाँ का सरपंच है, किसके खाते में पैसा आएगा, कौन कितना खर्च करेगा, उसका ऑडिट कौन करेगा, उस ऑडिट में कोई कमियां पाई गई तो राज्य सरकार तक जाएगा, इत्यादि इत्यादि, मतलब कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक, चलिए, तो भारत में प्रथम आम चुनाव, कहां गया क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना, बूट लेगिंग। ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किए गए थे? अब आंसर बता दो मेरे को, अब आंसर जोर से बता दो मेरे को। 19। तुम लोग जिस आवाज में मेरे को बताते हो ना, मैं अगर वैसे पढ़ाऊंगा तो मेरे से पढ़ोगे क्या? एक चीज सोच के देखो, करते रहूंगा तो तुम लोग को सुनाई देगा कुछ, तो बोला करो ना भाई। 1952 बोलने में मुंह दर्द दे रहा है क्या? बोलो ना। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या हुई? शुरुआत हुई। गुस्सा दिलाने का काम मत किया करो। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पढ़े हो पंचायती राज? बलवंत राय मेहता का ईयर है 1957। ठीक, उसके बाद में अशोक मेहता का है 1977, जीवीके राव का है 1985, सिंघवी कमेटी है 1986, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का कोई संबंध किससे नहीं है? आपका पंचायती राज संघ से कोई संबंध नहीं है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का वाला छोड़ दो, सवाल अब नहीं है हमारे सिलेबस का हिस्सा। आगे देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन? फिर वही कॉलिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब तक ऐसा नहीं पढ़ोगे तभी गलती करोगे परीक्षा में। कॉलिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, एंडिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसॉल्विंग द लोकसभा। किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का। डिसॉल्व करने के लिए किसकी सुझाव पर समय से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, द आंसर विल बी आर्टिकल नंबर 85। भारत में पहले आम चुनाव अभी पढ़ के बताया आपको, 1951 में शुरू हुए, 1952 में समाप्त हुए। द आंसर विल बी 1952। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में। अब यहां पर आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, अब जिसको हम जानते हैं नीति आयोग के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बोलिए? ठीक, तो इसका एक इतिहास है प्लानिंग कमीशन का। 1936 के आसपास मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनके नाम से हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, जिनके बर्थडे के दिन, ठीक, ये भारत के प्रथम इंजीनियर माने जाते हैं। तो उन्होंने किताब लिखी द प्लान्ड इकोनॉमी, द प्लान्ड इकोनॉमी। सो हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी? द आंसर इज आपका डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक, ये पूछा हुआ सवाल है, हु रोट द बुक द प्लान्ड इकोनॉमी। तो उस समय जो इंजीनियर होते थे वो रशिया या जर्मनी कहीं घूम करके आते थे। घूम करके मतलब वो अपने ट्रेनिंग के दौरान वहां जाया करते थे
और उस दौरान को रशिया जाने का मौका मिला तो उन्होंने रशिया के ग्रोथ के बारे में देखा कि वहां पर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफी काम हो रहा है, और जब कभी भारत को अपनी इकोनॉमी को इवॉल्व करना पड़ेगा, करने का समय आएगा इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हमारे पास इकोनॉमी के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से रशिया कर रहा है, जिस तरीके से कौन कर रहा है, बोलिए रशिया। अब इस दौर में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, उस कांग्रेस की लीडरशिप में दो लोग रूस के समाजवाद से प्रभावित लोग थे। वैसे तीन लोगों को मैं बोलता हूं कि रूस के समाजवाद से या रूस की क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे। एक थे भगत सिंह, एक थे सुभाष चंद्र बोस और एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस दौर में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों रूस के समाजवाद और रूस के मॉडल से बहुत प्रभावित लोग थे। तो 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन कहां हुआ? गुजरात में, जहां पर कांग्रेस प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने योजना समिति बनाई। क्या बनाई बोलिए? योजना समिति। उन्होंने क्या बनाया बोलिए? योजना समिति, प्लानिंग कमीशन बनाया। और उस प्लानिंग कमीशन में प्लान बनाने का काम या चेयरपर्सन उन्होंने अपॉइंट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको अपॉइंट किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से प्लानिंग की बात हो रही है, ठीक। उसके बाद 1944 के आसपास एक बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया था। उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया था, ठीक। श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीयन प्लान या गांधीवादी योजना दिया। गांधीवादी योजना, ये वही दौर है 1944 से लेकर के 1950 तक का दौर, ठीक। जेपी नारायण ने सर्वोदय योजना की बात की। सर्वोदय योजना की बात कही, ठीक। मतलब इट वाज अ डिस्कशन कि किस तरीके का मॉडल फॉलो किया जाएगा। जैसे उद्योगपति कैपिटलिस्टिक मॉडल चाहते होंगे, ये सर्वोदयी मॉडल चाहते हैं, ये गांधीवादी मॉडल चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग ये रूस की क्रांति से प्रभावित होने के कारण और रूस के मॉडल से प्रभावित होने के कारण रशियन मॉडल चाहते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का भी अगर प्रभाव उनके ऊपर देखा जाए तो ये प्लान्ड इकोनॉमी नाम की किताब इन्होंने लिखी थी, ये रूस के मॉडल से प्रभावित होकर के लिखी थी। अब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और हमको अपने देश का मॉडल सेट करना था कि हम किस तरीके की योजना को फॉलो करेंगे। अपने योजना का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आपकी तैयारी का एक प्लानिंग होना चाहिए। मतलब utilizing the resources in the best way is known as planning. Utilizing the resources in best way is known as planning. कमियां होंगी, अच्छाइयां भी होंगी। कमी को मिनिमाइज करना है और अपने स्ट्रेंथ पे क्या करना है, काम करना है, और प्रायोरिटीज डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? जैसे मान लो परीक्षा है और आपके घर में बहुत अच्छा किसी के परिवार में शादी है, तो परीक्षा का तैयारी करना है कि शादी करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। शादी में ना जाऊं नाचूं कि क्या करूं, परीक्षा की ईमानदारी से तैयारी करो। जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो परीक्षा की क्या करेगा, तैयारी करेगा। जो नॉन सीरियस है वो शादी में जाकर के क्या करेगा, नाचेगा। तो ये होता है अपने रिसोर्स को क्या करना, प्लान करना है। अपने रिसोर्स को क्या करना, प्लान करना। अपने रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, ठीक। इसको एक और लाइन में बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या बोला जाएगा इसको? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस का बेस्ट तरीके से क्या करना, इस्तेमाल करना, ठीक। अब ये डिस्कशन भारत सरकार के स्तर पे आया। इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी और इंटरिम गवर्नमेंट ने अध्ययन किया गॉस मॉडल का। गॉस मॉडल ये रशिया का इकोनॉमिक मॉडल था। रशिया का इकोनॉमिक मॉडल था, ठीक। रशिया का इकोनॉमिक मॉडल था जो 1927 के आसपास आया और काफी ग्रो जो है वो कंट्री कर रही थी। गॉस मॉडल का सेटअप से इंस्पायर होकर के हमने बनाया योजना आयोग। योजना आयोग, और इसमें हम लोगों ने तय किया कि 5 ईयर का एक योजना होगा
और उसको एक सेंट्रल कमिटी गवर्न करेगी जिसका नाम बनाया गया क्या, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना का डेट था 15 मार्च 1950। अभी योजना शुरू नहीं हुई है। 1 अप्रैल 1900 योजना शुरू होगी। कब तक चलेगी, 31 मार्च 1956 तक। और इसका जो केंद्रीय विषय था, केंद्रीय विषय मतलब जो टारगेट एरिया था, प्रायोरिटी था, ये एग्रीकल्चर सेक्टर था। क्या था बोलिए, एग्रीकल्चर सेक्टर। और जिस इकोनॉमिस्ट के मॉडल पर ये बेस्ड था, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम था हेराल्ड डोमर। क्या नाम था बोलिए, हेराल्ड डोमर। अमेरिकी थे कि स्वीडिश थे, अभी याद नहीं आ रहा, शायद अमेरिकी थे। इनका नाम क्या था, हेराल्ड डोमर। सो हेराल्ड डोमर मॉडल किसको बोला जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना जिस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी, उसका नाम था हेराल्ड डोमर। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956। इसको चलाने वाली संस्था का नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का फॉर्मेशन किया गया था 15 मार्च 1950। आज इसकी जगह क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म। और ये 3 प्रकार की चीजों को एक साथ लेके चल रही है, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मिड टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान 3 ईयर का, कब से, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, नीति आयोग को शुरू कर दिया गया। तो पहला टारगेट होगा 3 साल का, दूसरा टारगेट होगा 7 साल का, और जो थर्ड टारगेट होगा लॉन्ग टर्म प्लान, ये कितने साल का होगा, 15 साल का। कितने साल का होगा बोलिए, 15 साल का। ये नीति आयोग का एजेंडा है। किसका एजेंडा है बोलिए, नीति आयोग का एजेंडा है। क्लियर है इतना? तो प्लानिंग कमीशन आते ही आपको इतना जानना पड़ेगा, ठीक। केवल प्लानिंग कमीशन से काम नहीं चलने वाला। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950। कब, प्रिसाइसली 15 मार्च 1950। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य इनमें से कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन पीछे होगा, ठीक ठीक, ऑप्शन पीछे है, देखिए, दिस इज आंध्र प्रदेश, दिख रहा है आपको। और इस समय आंध्र प्रदेश कर्नूल, इनिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, फ्रेशली फॉर्म्ड इन 1953 ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इसका कैपिटल का नाम क्या था बोलिएगा तो बोलना, कर्नूल, ठीक। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि इस पर निम्नलिखित की परत की जाती है, जिंक कोटिंग की जाती है। क्या की जाती है बोलिए, जिंक कोटिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाता है बोलिए, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइज करने से क्या होता है, आयरन की प्लेट पर गैल्वेनाइजेशन करने के लिए आपको जिंक का कोटिंग क्या करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। जिंक कोटिंग करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। और ऐसा करने से क्या फायदा होता है, रस्टिंग से बचाया जा सकता है, जंग लगने से क्या किया जाता है, बचाया। तो लोहे की चादर को जंग रोधी बनाने के लिए उसमें क्या चीज की कोटिंग करनी पड़ती है, द आंसर इज जिंक की। इसको लिख लो आप, लोहे की प्लेट्स या बार्स को जंग रोधी बनाने के लिए, रस्ट फ्री करने के लिए उस पर जिंक कोटिंग की जाती है, उस पर जिंक कोटिंग की जाती है, उस पर जिंक कोटिंग की जाती है। जिंक कोटिंग करने की इस प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन अ आयरन प्लेट, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग रेबीज का प्रभाव पड़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर पड़ता है बोलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक। लीवर से स्त्रावित द्रव्य पित्त की शरीर में क्या उपयोगिता होती है, ठीक। पित्त बोलने से बाइल जूस होता है। क्या होता है बोलिए, बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक। अब देखना 2 मिनट,
लीवर जो है, लीवर ये इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, आंतरिक रूप से सबसे बड़ा अंग माना जाता है, ठीक। और ये बनाता है बाइल जूस, बाइल जूस। और बाइल जूस को एक डक्ट के माध्यम से, जिसको बाइल डक्ट बोला जाता है, एक ऐसा बॉल जैसा संरचना रहता है या पियर शेप का रहता है, इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। क्या बोला जाता है बोलिए? गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, क्या करता है बोलिए? गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइल जूस की जब पचाने की प्रक्रिया होती है, उस समय यहां से रिवर्स सिक्रेशन होकर के बाइल जूस जो है वो पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। तो खाने को पचाने में गॉल ब्लैडर से सिक्रेशन होता है किसका? आपका बाइल जूस का। बट बनाता कौन है? आपका लीवर। कौन बनाता है बोलिए? लीवर। अब बाइल जूस का जो कलर होता है ये होता है येलोइश इन कलर। कैसा होता है बोलिए? येलोइश इन कलर। तो जब कभी भी बाइल डक्ट में या इस वाले डक्ट में प्रॉब्लम आएगा तो वो जो जूस है वो प्रॉपर जगह पे ना जाकर के बॉडी में फैलता है। इसी कंडीशन को जॉन्डिस बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है बोलिए? जॉन्डिस। पीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलिए? पीलिया। क्लियर है इतना? तो अब आते हैं वापस। लीवर के स्त्रावित द्रव्य पित्त की शरीर में क्या उपयोगिता है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बाइल जूस? द आंसर इज आपका पाचन की क्रिया में सहायता करता है। भाईचुंग भूटिया क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। भारत ओलंपिक संघ का वर्तमान अध्यक्ष हमारे काम का नहीं है अभी फिलहाल, उस समय का करंट है ये भी उस समय का करंट है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस दिन पारित हुआ था? डेट पूछ रहा है, बताओ। 31 जुलाई 2000 है, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लेकर के हुआ था? 16, ठीक। 16 के बाद 2 बने हुआ 18, 18 के बाद 9 बने हुए 27, 27 के बाद 1 बना पेंड्रा गोरिल्ला मरवाही, फिर एक 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 करके और 5 बने, कुल मिलाकर के हो गया 33, ठीक। ये छत्तीसगढ़ का है, इसको आप लोग छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, इधर आते हैं। छत्तीसगढ़ वाला पार्ट मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक। निम्नलिखित में से किस वृक्ष के लगाने का पर्यावरण पर्यावरणविद विरोध करते हैं? तो यूकेलिप्टस या नीलगिरी का जो पेड़ होता है, इसके बारे में क्लासिकल मान्यता रही है कि ये जल स्रोत में बहुत नीचे तक इसकी जड़ जाती है, बहुत नीचे से वो पानी खींच सकता है, इसलिए जल का जो है दोहन करता है। इसलिए इसको पर्यावरण को मानने वाले लोग कहते हैं कि पर्यावरण प्रेमी वृक्ष नहीं है, ये पर्यावरण का विरोधी वृक्ष है। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए, पुरातात्विक खुदाई, उसके माध्यम से हमको हड़प्पा की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक। चलिए आगे पढ़िए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन निम्न में से किस नेता का मूल विचार था? ये बांग्लादेश के नेता थे, इनका नाम था जियाउर रहमान, और इन्होंने कंसेप्ट दिया था सार्क का, SAARC। उसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। भारत भी इसका हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है काठमांडू में, काठमांडू में। और 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी, ठीक। तो इसको लिख लो आप, SAARC, सार्क, SAARC, सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, हेडक्वार्टर काठमांडू में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। भारत इसका एक सदस्य है, भारत इसका एक मेंबर है, भारत इसका एक सदस्य हो गया। इतना क्लियर? चलिए, शैक्षणिक संस्था में मौलिक कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्य मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटी, की शिक्षा दिए जाने संबंधित गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? 1999 में एक कमेटी बनाई गई थी, JS वर्मा कमेटी। कौन सी कमेटी बोलिए? JS वर्मा कमेटी।
कि इस बात का आकलन करना था कि कितने हद तक फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करवाना है, उसके ऊपर इनको क्या देना था, सलाह देना था। वो सलाह कभी लागू नहीं हुई, पर फंडामेंटल ड्यूटीज को स्ट्रिक्टली लागू कराने के ऊपर जो कमेटी बनी थी उसका नाम था JS वर्मा कमेटी, 1999 में बनी है। और ये कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, यूपीएससी में पूछा गया है और छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया है। भारत में दल बदल विरोधी कानून, हम लोग 2 पेपर बनाए हैं अभी तक, दोनों पेपर में देखो दल बदल आ चुका है, अभी तक आया है ना। भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया, 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985। लज्जा पुस्तक है किसकी, तस्लीमा नसरीन की, विवादित पुस्तक रही है लज्जा, ठीक, राइटर रही है बांग्लादेश की, इनका नाम है तस्लीमा नसरीन। पंचतंत्र एक किताब है, गुप्त काल में लिखी गई थी, विष्णु शर्मा की किताब है। पंचतंत्र की किताब में बचपन में हम लोगों ने कौवे की कहानी पढ़ी कि कौवा को पानी नहीं मिल रहा है, पानी बहुत नीचे है, कर्म के सिद्धांत के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। तो कौवा हार नहीं मानता, कंकड़ लाता है, कंकड़ धीरे धीरे क्या करते जाता है, डालते जाता है, डालते जाता है, पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। ये हमको सीख देता है कि परिस्थितियों से कभी किसी को हारना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थितियों में सही विवेक से सही क्या लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। लोगे ना निर्णय। सिविल जज का पेपर देखो 2003 का, ठीक, जैसे सिविल वालों को लगता है कि हम लोग तो इंजीनियर हैं, हमसे क्यों जीएस पूछता है, तो जज लोगों से भी जीएस पूछता है। देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, जापान की महिला है, इनका नाम था जुनको तेबई। क्या नाम था बोलिए, जुनको तेबई, ठीक। करंट को छोड़ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन करंट का है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर के तैयार हुआ, इसको मनाया गया विधि दिवस के रूप में। अब इसको मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। और छत्तीसगढ़ PSC का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नोटिफिकेशन भी आता है 26 नवंबर को। विश्व का प्रथम परख नली शिशु इनमें से कौन है, उस बच्ची का नाम था लूसी ब्राउन। और जिस साइंटिस्ट ने आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस बेबी, ये खोजा था, इनको नोबेल प्राइज मिला, इनका नाम था एंडरसन। इनका नाम क्या था बोलिए, एंडरसन। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, उसका नाम था दुर्गा। तो ये 3 फैक्ट यहां से बड़े इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लिखो। देखिए, परख नली शिशु प्रणाली, टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड खोजने वाले थे डॉक्टर एंडरसन, जिन्हें इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जिन्हें इस दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कौन सी है बोलिए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। कलकत्ता के पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, डायमंड हार्बर पोर्ट। और अब कलकत्ता पोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, याद है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले का नाम है JP एकॉर्ड। पढ़े होगे तुम लोग कंप्यूटर में, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, JP एकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, JP एकॉर्ड। कल कुछ किताबों का नाम आपको बताया था, इंडिया डिवाइडेड प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा लिखा गया है, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक हुए, विचारक हुए, नेता हुए, जिनके सिद्धांतों पर चल करके उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी भी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। क्या नाम है बोलिए, समाजवादी पार्टी। जंपिंग जीन सिद्धांत देने वाली कौन थी, बारबरा मैक्लिंटॉफ। सार्क का हेडक्वार्टर लिखवाया हूं, देखो आपको, काठमांडू, स्थापना है 1985 में, ठीक। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये देखो, ये कब का सवाल है और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2016 के पेपर में हूबहू ये सवाल उठा के PSC ने पूछ दिया, ठीक। पहला देखो, उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ये एयर फोर्स के थे, इनका नाम था संजय थापर। 1996 में नॉर्थ पोल पहुंचे। 1996 में कहां पहुंचे, ये नॉर्थ पोल पहुंचे। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये CGPSC ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2016 में रिपीट किया, क्योंकि जैसे ये सवाल आता है बहुत लोग मार देते हैं, क्या, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से पहले श्रीलंका में सिरिमाओ भंडारा नायके, ये प्रथम क्या बन चुकी थी, प्रधानमंत्री बन चुकी थी। सो आंसर इज सिरिमाओ भंडारा नायके। देखिए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है सिरिमाओ भंडारा नायके, जबकि नॉर्थ पोल पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का नाम है संजय थापर। संजय थापर,
ठीक। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? चिन्ना स्वामी से चेन्नई नहीं आता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक, कहाँ है ये देखो ना, इसी को देख करके चेन्नई दिया है ना बी ऑप्शन में। चिन्ना स्वामी से चेन्नई नहीं है, चेपक है चेन्नई में। क्या है बोलिए? चेपक। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टेडियम? ग्रीन पार्क कानपुर में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। बाराबती, ये सब क्रिकेट स्टेडियम है। बाराबती कटक में है। चेपक चेन्नई में है, चेपक चेन्नई में है। चिन्ना स्वामी चेन्नई में नहीं है, कहां है बोलिए? बेंगलोर में है। ठीक, बेंगलोर में है। और कौन सा फेमस स्टेडियम छूट गया? डी.वाई. पाटिल बॉम्बे में है, डी.वाई. पाटिल मुंबई। ठीक, वो कलकत्ता वाले का क्या नाम है? ईडन गार्डन एंड सॉल्ट लेक, ये दोनों कलकत्ता। बॉम्बे का एक और याद रखना, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये भी मुंबई में है। एक इंदौर और वहां का भी फेमस है। गुजरात का कौन सा? मोढेरा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोढेरा स्टेडियम फेमस था पहले, अब नरेंद्र मोदी हो गया होगा नाम। हो गया क्या इतना? चलो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी। महात्मा गांधी 1942, इसमें गलत दे दिया, जवाहरलाल नेहरू मारा है। ठीक, महात्मा गांधी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। टीपीएल 19 को छोड़ दो। पानीपत का दूसरा युद्ध कल हम लोग डिस्कस किए थे, याद है आपको? तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में, अकबर वर्सेस हेमू। मैक्सिको की मुद्रा छोड़ दो। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो भी रही होंगी उस समय छोड़ दो, नया नाम लेकर के आया हूं। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है बोलेगा तो 3 साल का। ठीक, नेशनल वुमेन्स कमीशन, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। किस भारतीय को निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? मोरारजी देसाई को। ठीक, निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये अवार्ड उन लोगों ने दिया था मोरारजी देसाई को। किसको दिया था बोलिए? मोरारजी देसाई। ठीक, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। वार्निंग, पेनल्टी, पॉइंट, स्टिकलर, ये शब्द जुड़े हुए हैं कुश्ती से। कल भी हम लोग देखे थे ना कुछ गेम वाला, गोल्फ का देखे थे, टी कैंडी और तीसरा टर्म क्या था? बोगी। टी कैंडी और बोगी जो संबंध है ये पोलो से संबंधित है। अब लिखो वार्निंग, पेनल्टी, पॉइंट और स्टिकलर कुश्ती से संबंधित है। वार्निंग, पेनल्टी, पॉइंट और स्टिकलर कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। ठीक, जाओ, टाइम हो गया है।